अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारा मॉडल पेपर नहीं देखा, हमने ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर एक मॉडल पेपर डाला है क्लास 8 के रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें कि आपको पेपर किस तरह का आने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड अगर हम बात करें तो आज हमारी होने वाली है सेट फर्स्ट। इसमें हमने क्या उठा रखा है, इसमें हमने उठा रखा है 2019 का पेपर। हम पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड बताएंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी अप्रोच क्या होती है, मतलब उनको सॉल्व करने का क्या क्या मेथड होता है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हम लगाकर उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और हम मैथमेटिक्स में मैक्सिमम कोशिश करेंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली अलाउ टू नो, अलाउ टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मैं ले आता हूँ आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं हमारा सेट फर्स्ट। अच्छा, आपको पता है जो आपका एग्जाम होने वाला है ये 40 मार्क्स का होने वाला है, इतना तो सभी को क्लियर हो गया। एंड आपके लिए पूरे 2.5 आवर होते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स ब्रेकअप है एंड यहाँ पे आपका टाइम ब्रेकअप है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में होते हैं। आपको क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट होती है और आपको 1 मार्क्स के लिए होते हैं और वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। तो देखते हैं, जब ये क्वेश्चन डाला गया था तब इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या रखा था, देख लेते हैं। कहता है यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता रहूँगा साथ में, 1 लीटर इज इक्वल टू डैश डैश क्यूबिक सेंटीमीटर। कहता है जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी है तो वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 लीटर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, याद रखना ये इसकी क्या है, इक्वल क्वांटिटी है। हो गया इतना क्लियर, पहला ऑब्जेक्टिव हमने किया यहाँ पे क्लियर। आते हैं सेकंड पे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1543। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपके लिए रीड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। 1543.65 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस तरह होगी। आपको पता है स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होते हैं वो मोस्टली फिजिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं किस तरह से लिखूंगा देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं पहले। हमारा डिजिट है 1543.65। आप देखोगे तो 1543.65। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है या किसी तरह की याद, आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखो जो पॉइंट होता है ना, आप उसको क्या लाओगे, उसको पहले लाने की कोशिश करोगे और जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके साथ आके चिपका दोगे पॉइंट को। यहाँ पे आपने लाया। अच्छा, आप देखोगे तो पहले आपको था 3 के बाद, मतलब कितना आपने पोजीशन चेंज की इसकी, 1 2 3। जब 3 पोजीशन चेंज करोगे तो आप लिखोगे 10⁻³ इतना हो गया क्लियर। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल हम करते हैं, मिसाल के तौर पर देख लेते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर आ जाए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इस डिजिट को इक्वल या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, आता है 3486.98। अगर आप इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे भाई, आप लिखेंगे 3, उसके बाद डालेंगे पॉइंट। इस पॉइंट को क्या करेंगे, सरकाएंगे यहाँ पे। आप देखोगे कितने डिजिट आपने सरकाया, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने 3 सरकाए, तो इसको इंटू 10⁻³ करेंगे। बट इसके बाद जो होगा वो तो लिखेंगे 48698, ये हम वैसे ही साथ साथ में लिखते रहेंगे। तो ये होता है किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। आई होप आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड याद रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पार्ट थर्ड कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, द टर्म आर कहता है द टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म्स। जब टर्म्स ऐड होती हैं तो वो क्या बनाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस बच्चे ने गलत लिख दिया, डोंट वरी फॉर दैट, मैं आपको राइट आंसर दूंगा। हमारे पास एक टर्म है एक्स एंड इसको मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 3y एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 4z लिख दूंगा। जब इसको मैं कलेक्टिवली देखूंगा तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गई ये, जब टर्में ऐड होती हैं तो वो बना दी वहाँ पे एक्सप्रेशन बनाती हैं, ये बात याद रखना। अब इस एक्सप्रेशन में क्या है भाई, ये जो आपको y है ना, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। आप x देखोगे या y देखोगे, हमारे पास क्या आ जाते हैं, वेरिएबल आ जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो 42 है ये क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और अगर हम देखोगे 3y आपको नजर आएगा तो इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। याद रखना इसको क्या बोलेंगे, जो 3 है y के साथ, इसको क्या बोलोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ y। और y इटसेल्फ ए वेरिएबल। हो गया इतना क्लियर, आई होप सो। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट कहता है द थ्री मेजर्स आर डैश डैश एंड डैश डैश फॉर ए ट्रायंगल। अच्छा, एक ट्रायंगल होता है ना भाई, उसको पहचानने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। तो बताएंगे वो कौन कौन सी होती हैं। ट्रायंगल के रिलेटेड जो भी है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। जो भी ट्रायंगल होगी, एक ऐसा पॉलीगन होता है हमारे पास जिसके 3 साइड होते हैं। क्या होते हैं भाई, 3 साइड्स होते हैं। हो गया।
उसके बाद उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिसेस। वर्टिसेस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से 2 रेज निकली या जहाँ पे 2 रेज आके मिलती हैं। मेरे पास एक रेज यहाँ पे गई एंड एक रेज यहाँ से मैंने डाली, तो आपने देखा कि यहाँ पे वो मीट कर गई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। अगर मल्टीपल होंगे तो वर्टिसेस बोल देंगे। इतना हो गया। एक ट्रायंगल जो होती है उसके पास 3 साइड्स होते हैं। मैंने लिख दिए एक साइड, 2 साइड एंड यहाँ पे मैंने लगा दिए 3 साइड्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वर्टेक्स आगे वर्टिसेस बोल देंगे। और आप देखोगे तो यहाँ पे 3 एंगल भी बन गए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 3 साइड, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल। एंड लग गया। तो एक और बात याद रख लेना, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। दो अगर किसी भी एंगल जो हमारे ट्रायंगल होगी, अगर उसके एंगल्स का हम सम निकालेंगे तो वो बराबर होगा 380 के, सॉरी वो आएगा 180 के बराबर आएगा। इतना होगा क्लियर अच्छी तरह से? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देख लेते हैं होता है एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग। जो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसमें क्या क्या होते हैं, हमने मैं देख लेता हूँ। हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उसमें कुछ होते हैं हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 3x मैं लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आ गया 3x + 4y + 28। ठीक है ना, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो 28 वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अगर हम देखें तो ये 4 है और ये साथ में y है। y हमें पता है अल्फ़ाबेट्स A से Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स होगा तो उसका हम बोलेंगे वेरिएबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? उसको वेरिएबल्स बोलेंगे। एंड अगर वेरिएबल के साथ कुछ डिजिट होगा, मतलब ये होगा ना कुछ गिनती का डिजिट होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y। जिस तरह यहाँ पे x वेरिएबल है एंड जो 3 है यहाँ पे ये है कोफिशिएंट ऑफ x। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अब आते हैं यहाँ पे जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। आपको 5 मीटर और 10 किलोमीटर का क्या करना है? आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, ओके। जब आप कभी भी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालते हैं तो कंपलसरी है कि उनके यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक साइड है मीटर और दूसरी साइड है किलोमीटर, तो हम कन्वर्ट करेंगे दोनों को मीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 मीटर। इतना हो गया क्लियर, इक्वल टू 10 किलोमीटर। अच्छा, आप अपने साथ कॉपी और पेन रखोगे, जहाँ से नहीं आए तो आप वहाँ पे अपनी कॉपी पे भी लिखते रहेंगे। 10 किलोमीटर में कितने मीटर्स आते हैं? तो 10 × 1000 करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आता है, तो इसको जब 10 × 1000 करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000 मीटर। कितना आ जाएगा? 10,000 मीटर। तो मैं इसके रब करके सीधा लिख दूंगा यहाँ पे एक ही बार 10,000 मीटर। सेम दोनों के सेम है, आई होप सो। अब इसको मैं काटता हूँ, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड कितने जीरो बचते हैं? 1 2 3, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है ना, तो जो हमारे पास रेशियो आ जाता है वो आता है 1:2000। आई होप आपको आया होगा समझ। इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको आ जाता है नियर अबाउट 1 kg का रेशियो किस में निकालेंगे आप? 200 ग्राम्स। तो आपको केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं भाई? हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये बराबर होगा 200 के। मैं पहले काटता हूँ 0 से, मैंने ये 2 0 काटे, हो गया 2 1 are 2 2 5 are 10, तो 2 0 तो आएगा 50:1। ये बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल 50:1। सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50:1। आई होप इतना आपको समझ आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इजी फॉर्मेट में आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे? 334 को करो, तो ये करना आएगा आपको। चलो 4 का टेबल पढ़ लेते हैं, क्या आएगा इसमें? नहीं, ये 36 में रख देता हूँ यहाँ पे 36:4। तो 4 का टेबल 4 1 are 4 4 9 are 36, तो ये बनेगा 9:1। तो आपको इस तरह काटना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है कि जहाँ से नीचे वो कट ना पाए, मतलब उसको नीचे डिवाइड हम ना कर पाएँ, तो वो हमारा रेशियो बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड इस पे बाकी क्वेश्चन अगर आ गए तो आप किस तरह टैकल करोगे, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी यही है भाई। क्वेश्चन तो है यहाँ पे, बट इस तरह के अगर और क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप किस तरह सॉल्व करोगे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आपको इसको आइडेंटिटी की मदद से या आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है 102 का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है भाई? 102 का होल स्क्वायर। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? चलो एक सेपरेट पेज पे चलते हैं, हम आ गए अपनी वर्कशीट पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 102 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर उसको मैं चेंज करना चाहूँ, सॉरी यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा मसला हो रहा है तो बेयर विद मी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई ब्रेक करके 100 + 2
का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर आप लिख सकते हैं क्योंकि जब इनको ऐड करूँगा तो यही तो बनेगा। अच्छा एक बात मुझे बोलो, ये आपको नहीं लगता ए और ये बी का होल स्क्वायर, अगर इसको मैं ए मानता हूँ इसको मैं बी मानता हूँ तो ये बन जाएगा ना हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा डेफिनेटली। अच्छा आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, जल्दी से बोलो। ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इतना ऑफकोर्स आपने पढ़ा होगा। हमारे पास ए यहाँ पे है 100, बी है यहाँ पे 2, तो लगा देते हैं। ए का स्क्वायर आएगा मतलब 100 का स्क्वायर आएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस ट्वाइस ए बी। ए हमारे पास क्या है 100 एंड बी हमारे पास क्या है 2। मैं लिख देता हूँ बी हमारे पास क्या है 2। 100 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ये आता है 10,000 के। 40 आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4 4 2 2 आर 4, प्लस और क्या करेंगे 2 2 आर 4 और ये बन जाएगा कुछ 4000 बन जाएगा। आप इनको क्या करेंगे फर्दर ऐड करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, तो पहले क्या करूँगा ये 4 मैं इस तरह ऐड करता हूँ। यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दूसरा डिजिट ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 है देन यहाँ पे भी 0 है तो ये आ गया 0। तीसरा आ गया यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 एंड 4 डिजिट यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर होगा 10404। आपको आए ये समझ अच्छी तरह से। बट ये तो यहाँ पे आंसर था। अगर आपको इसके अलावा क्वेश्चन आ जाते हैं तो भाई आप वो किस तरह सॉल्व करोगे। क्वेश्चन तो ये पैदा होता है आपको एंड इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि आप जुड़े हैं ई सबक के साथ और ई सबक प्रॉमिस करता है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 98 को आप एलाबरेट करो किसमें भाई, आपको इसको मतलब आइडेंटिटी से सॉल्व करना, तो आप क्या करेंगे इसमें इजी है। आप लगाएंगे यहाँ पे 100 माइनस 98 का 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 100 माइनस 2 का मैं लिख देता हूँ 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये आ जाएगा हमारे लिए ए, इसको मानोगे आप ए एंड इसको क्या मानोगे आप बी। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये बात याद रखना, आया ना समझ। जब a प्लस बी का स्क्वायर हो तो दोनों जगह पे प्लस होगा, बट जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे माइनस होगा। ठीक है, फार्मूले में फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप इतना क्लियर होगा, अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है तो डोंट वरी, यहाँ पे आपके सामने ही सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है 2y माइनस 1 किसके बराबर है, 2y माइनस 1 बराबर है 23 माइनस y। अब हमें क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये जो y की टर्म्स है ना इसको एक साथ रखेंगे और हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको एक साथ लेके आऊँगा। मैं क्या करता हूँ देख लेता हैं यहाँ पे इजिली। तो हमारे पास यहाँ पे y है तो मैं लूँगा, पहले मैं रब कर देता हूँ मेरी तरफ, बस देखते जाओ स्क्रीन की तरफ। 2y यहाँ पे है, ठीक है, एंड यहाँ पे बीच में इक्वलिटी हो तो इस y को मैं इस साइड लाऊंगा। आपको पता है जब किसी भी चीज़ को जब प्लस वाली टर्म के इक्वलिटी के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है और माइनस वाली की इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये प्लस y बन जाएगा इक्वल टू बीच में। अच्छा यहाँ पे आपको 23 नजर आएगा तो मैं 23 को ऐसे ही रखूँगा, रखा मैंने ऐसे ही। उसके बाद इस a को मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा तो ये -1 है तो साइड जाके ये +1 बन जाएगा +1 या नहीं बनेगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अच्छा 2y प्लस y ये होता है 3y के बराबर होता है। आगे किसके बराबर आएगा बच्चे, 21 प्लस 23 प्लस 1 ये किसके बराबर होता है 24 के बराबर है। आगे एक और स्टेप में फॉलो करते हैं, y किसके बराबर आएगा 24 डिवाइडेड बाई 3। चलो काटते हैं, 3 1 आर 3 3 8 आर 24। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 8 बन गई। आया समझ आपको कुछ अच्छी तरह से। इस तरह के और क्वेश्चन आए तो करना आएगा ना, आपको इजीली करना आएगा। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं तो ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको यहाँ पे मेथड प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट भी आ सकते हैं, डोंट वरी फॉर दैट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कहता है इसको डिवाइड करना है। हमारे पास क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है 45t क्यूब, 45t क्यूब को हमें किससे डिवाइड करना है भाई, हमें करना है 9t स्क्वायर से। इतना तो हुआ होगा क्लियर आपको। मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे ये थोड़ा बेटर रहेगा। मैं रब कर देता हूँ, पर यार इसको रब करना ज़रूरी है। क्वेश्चन था हमारे पास 45t क्यूब और इसको मुझे डिवाइड करना है 9t स्क्वायर से। अच्छा यहाँ पे क्या होगा,
जो वेरिएबल टर्म होगा वो वेरिएबल को कैंसिल करेगा और जो बाकी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट को कैंसिल करेगा। 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 1 जार 9, 9 5 जार 45, इतना हो गया। यहाँ पे नीचे टी स्क्वायर है और ऊपर टी क्यूब है, तो मतलब टी क्यूब बराबर होता है टी स्क्वायर इनटू टी। तो यहाँ पे एक तो हम स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पे एक टी बचेगा, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा 5t। क्या आंसर आएगा इसका? बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, डोंट वरी। एंड यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूँ और एलाबोरेट करके लिखूंगा 45 टी क्यूब है, टी क्यूब लिख सकता हूँ टी एन टू टी। नो सर, यस सर आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे है 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9 टी स्क्वायर 9 इंटू टी, क्योंकि टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, टी इंटू टी हो गया टी क्यूब, तो 9 1 आर 9 9 5 आर 45। होप सो क्लियर। उसके बाद इस टी से मैंने इस टी को काट दिया, इस टी से मैंने इस टी को काट दिया, तो बचा हमारे पास के एक तो 5 बचा और एक टी बचा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5t। होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर समझ आता है तो ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज, सम याद रखना, द सम ऑफ द 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। फाइंड दीज मल्टीपल। हमारे पास एक 11 के 3 मल्टीपल का अगर सम देखें तो वो 363 के बराबर है। तो आपका कहता है कि वो नंबर आप वो 3 जो मल्टीपल है उनको क्या करें, आप तलाश करें। आसान है, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो हम क्या करेंगे, 3 नंबर को एज्यूम करेंगे। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ जो यहाँ पे हमने एज एक्सरसाइज सॉल्व किया था। मैं नंबर ले लेता हूँ, तो एक लेता हूँ 11x, दूसरा मैं क्या लूँगा 11x प्लस 11, एंड तीसरा मैं लूँगा 11x प्लस 22। ये मैंने 3 नंबर ले लिए। इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? इनका सम होना चाहिए 363 के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, मैं थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। नहीं, 363 के बराबर है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड करूँगा। क्या करूँगा, इन तीनों को मैं ऐड करूँगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22, और ये किसके बराबर आएगा 363 के बराबर आएगा, 363 के बराबर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो x वाली टर्म होते हैं आप उनको क्या करेंगे, अलग से ऐड करेंगे, और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है आप उनको अलग से ऐड करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं होगी। 11x प्लस 11x 22x प्लस 11x 33x, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं भाई, 11 प्लस 22 ये किसके बराबर आता है, 33 के बराबर आता है। तो ये किसके बराबर आएगा, 363 के बराबर आया होगा। इतना हो गया क्लियर। चलो ठीक है, अब इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड और इसका माइनस हो जाएगा। 33x किसके बराबर आएगा भाई, 363 माइनस 33। तो बोलो ये किसके बराबर आएगा, 363 माइनस 33, तो ये बराबर आएगा 630 के बराबर आएगा। तो 33x किसके बराबर आएगा, 630 के बराबर आएगा। अब x की वैल्यू तो निकालना आसान हो जाएगी आप सभी के लिए। मैं निकालूंगा x किसके बराबर आएगा, 630 डिवाइडेड बाई 33। इतना हो गया क्लियर। अच्छा नहीं, मैं 630 क्यों कर रहा हूँ भाई, ये 330 है, ये 330 है। आई एम सॉरी गाइस, मैं 630 लिखे आ रहा हूँ। यहाँ से काट देंगे, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे 330 है और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हम 330 ही लिखेंगे, कोनो कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, 331 आर 331 और ये 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो x की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास क्या आई, 10 के बराबर आई। आया समझ आपको अच्छी तरह से। तो ये था हमारी x की वैल्यू। आई होप आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं ये रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम काम है वो राइटिंग का ही काम है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप कहते हैं आपको फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। ये तो सबसे आसान है। मैं आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या करूँगा मैं, चलो देख लेते हैं। फाइंड m। अच्छा एक बात इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आपको b रेज़ पावर 4 माइनस 625, ठीक है ना। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई, तो b रेज़ पावर 4 माइनस
ये क्या है 625 किसके बराबर होता है? आप देखोगे तो 5 5 और 25 ये होता है 5 का रेज़ पावर 4, तो 5 रेज़ पावर 4 करोगे तो ये 625 आएगा। ये आपके लिए एक आइडेंटिटी बन जाती है जो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे अलग से, ठीक है। आपको मैंने ऊपर करवा के रखी है, इसी के मिलता जुलता आइडिया, ऑफकोर्स ये तो नहीं है, बस इसी के आप अप्लाई करके या वो आइडिया अप्लाई करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, विजिबल नहीं होगा। कहता है -5, मुझे खुद नज़र नहीं आएगा तो मसला हो जाएगा, और -5 m+1 into -5 रेज़ पावर 5 इक्वल टू -5 और यहाँ पे है 7। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो a+b इंटू a माइनस b a रेज़ पावर m इंटू a रेज़ पावर n, तो ये किसके बराबर होता है a रेज़ पावर m माइनस n। इतना तो आपको पता होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे इसको मैं यही लिख देता हूँ। ये आएगा हमारे पास -5 में ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। ऊपर मैं लिखूँगा m+1 -5 किसके बराबर आएगा, ये 5 7 के बराबर आएगा। मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन मुझे विजिबल नहीं है, ये 5 है या 4 है मुझे नहीं पता। चलो हम वैल्यू निकाल देते हैं। ये +4 है, ये -4 नहीं है, ये +4 है, सॉरी, ठीक है, हम ठीक लिख रहे हैं। अब ये देखो, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, m+1 -5 किसके बराबर है भाई, 7 के बराबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 में से 1 निकालो तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, -4 बचेगा, तो 7 + 4 किसके बराबर है, अब वो साइड जाएगा तो प्लस बनेगा, तो m की वैल्यू बन जाएगी 11। जितना मुझे वो विजिबल था उसके हिसाब से मैंने ये निकाला। अगर उसकी वैल्यू थोड़ा चेंज होगी तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है ना, डोंट वरी फॉर दैट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हाँ, यहाँ पे है क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स विजिबल होगा आप लोगों के लिए भी। कहता है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या निकालना है, एक डायगोनल का एक रोम्बस का एरिया निकालना, और उसके डायगोनल यहाँ पे दिए हैं। तो आपको पता है कि डायगोनल का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है 1/2। दो डायगोनल होते हैं D1 इंटू D2, आपको पता होगा D1 इंटू D2। हमारे पास डायगोनल क्या है, एक है 7, एक है 12, तो एक किसके बराबर आएगा 1/2 इंटू एक है 7.5 और एक है हमारे पास 12, ठीक है। मैं काट देता हूँ, 2 1 are 2, 2 6 are 12, इतना हो गया। तो एक किसके बराबर आएगा भाई, 6 5 are 30, लगा पॉइंट यहाँ पे, 6 7 are 42 और 3 45 आई थिंक 45, तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा एरिया किसका, रोम्बस का एरिया आएगा। बस आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, फार्मूला याद रखना है कि एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा अच्छी तरह से, मज़े से। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके दोनों में से एक क्वेश्चन करना, तो आपके पास चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, तो आप दोनों में से कोई एक ही करें। क्वेश्चन कहता है, देख लेते हैं, मैं इसको क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ऐड करना है 12y³ + 20y² - 28y, और मुझे नीचे इसको क्या करना है, ये विजिबल नहीं है, सॉरी गाइस, इसको प्लस करना है 2y² - 8y, 2y³ है ये, मैं यहाँ पे रब करके फिर से लिखूँगा, ये क्यूब है, -8y², ये मसला है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप ऐसे रखोगे और यहाँ पे लिखोगे +10, इतना हो गया क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा, तो ये किसके बराबर आएगा भाई, ये बराबर आएगा 12 + 2, ये आ गया 14y³, ये माइनस है ना, तो 20 में से 8 निकालो तो क्या बचेगा, +12y², तो ये माइनस है 28y ऐसे ही रहेगा, एंड +10 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको अच्छी तरह से देख लो। आ रहा है ना समझ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है और नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर, और ये हमारा जो है मतलब इस सीरीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं। इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको चॉइस है, तो हम चॉइस सेकंड के साथ जाएंगे, ठीक है। चॉइस सेकंड के साथ क्या जाएंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें।
चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये आर है तो हम आर वाला करेंगे। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक बंदा है उसकी सैलरी कुछ है तो वो उसको 10% इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब 10% इंक्रीज हो जाता है। अगर हम उसकी न्यू सैलरी देखें तो वो 15,000 1,54,000 आ गया। फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी। भाई हमें ओरिजिनल सैलरी फॉलो करनी है। अच्छा हमें नहीं पता है कि ओरिजिनल सैलरी क्या है, बट उसके इंक्रीमेंट हो गया 10% जो इंक्रीमेंट हुआ है वो उसके हो गया, इसकी 1,54,000 सैलरी हो गई है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का एक रूल है भाई, जो चीज़ आपको नहीं पता तो आप उसको क्या करोगे, लेट पुट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, लेट पुट करोगे। तो तुम लिखोगे जो लेट उसकी ओरिजिनल सैलरी है, ओ एस में लिखता हूँ, टाइम नहीं है स्पेस नहीं है, तो आप लिखोगे ओरिजिनल सैलरी हमारे पास एक्स है। ओरिजिनल सैलरी क्या है, एक्स है। अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है INCRI, सॉरी लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट INCRIMENT। इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ, उसको 10% का हुआ है, 10% हुआ है। ठीक है ना, इंक्रीज 10% क्या हुआ, उसको सैलरी में इंक्रीज हुआ है, ये बात याद रखना। 10% ऑफ सैलरी, एक्स का मतलब है ओरिजिनल सैलरी। अच्छा आपको पता है न्यू सैलरी किसके बराबर होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखूंगा, यहाँ पे न्यू सैलरी ऑलवेज याद रखना, न्यू सैलरी SAL लिख देता हूँ, वो बराबर होता है ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट INC। इतना काफ़ी है ना। न्यू सैलरी हमारे पास है वो है 154,000, ये हमें वहाँ पे गिवन है। और ओल्ड सैलरी हमारे पास एक्स है, और जो इंक्रीमेंट है वो हमारे पास क्या है, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, तो 10% ऑफ एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10% ऑफ एक्स। ये हो गया, इतना समझ आया होगा ना। अच्छा अब क्या करते थे, उसको फर्दर सॉल्व करते थे। इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगा, 15400 को मैं ऐसे ही रखूँगा, 000 इनफैक्ट ये है, एक्स ऐसे ही आएगा। और 10% को मैं कन्वर्ट करूँगा 10/100 एंड टू एक्स में ऐसे ही रखूँगा अपना। इस 0 से मैं काटा तो ये 1/10 आ गया, 1/10, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x/10 आ जाएगा। तो मतलब आएगा 154,000 किसके बराबर आएगा, एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो पीछे मैं ऐसे ही रखूँगा, 14000 इक्वल टू 10x प्लस एक्स, 10x प्लस एक्स किसके बराबर आता है भाई, डिवाइडेड बाई 10। तो मैं इसको जब इस साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, 154,000 ये था, एक और 0 आएगा तो ये 4 बार 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 11x। अब मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x किसके बराबर आएगा, 154,123,4 डिवाइडेड बाई 11। जब आप 11 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 R 11, तो ये कितना बचा, 4 बचा, 44। मैं इसको अच्छी तरह से लिखूँगा, 11 1 R 11, इस पेन से काटता हूँ, 11 1 R 11, 11 1 R 11, तो बचा यहाँ पे 4, और ये 44 बन गया, 11 4 R 44, तो ये 4 0 उठाकर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो उस बंदे की जो ओरिजिनल सैलरी थी, असली सैलरी थी, वो 1,40,000 थी। अब इंक्रीमेंट के बाद उसको होगी 1 लाख, पहले ओरिजिनल सैलरी की बात करें तो वो 1,40,000 थी, बट इंक्रीमेंट की वजह से कितनी होगी उसको, 1,54,000। इतना हो गया क्लियर, आई होप सो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। हाँ यहाँ से स्टार्ट होता है, ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ से हो गया, आगे ले लेते हैं, एंड यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट। ओके अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड यहाँ पे हैं अब लास्ट के पड़ाव पे। लास्ट का क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं इसको भी। कहता है आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर को, और उसके साइड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। दो ऑप्शन है, हम पहले ही करेंगे। देखो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आप इसको ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, बट ठीक है। हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके जो साइड होते हैं वो रीड है। मैं सिंपल ले लेता हूँ, हमारे पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे बनाऊंगा मैं, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। आपको पता जो स्क्वायर होते हैं उसके सभी एंगल्स बराबर होते हैं और सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो इसका अगर मैं साइड ले लेता हूँ तो वो है रीड, READ, ये इस फॉर्मेट में है। और यहाँ पे एक साइड है, तो जो RED की बात हो रही है, ये वाला जो साइड है ये कितने सेंटीमीटर है, ये है हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर। इतना हो गया क्लियर। और ये बताओ कि ये वाला DA वाला कितना साइड होगा, ये भी 5.1 होगा। अगर हम AE की बात करें, ये वाला साइड, तो ये भी 5.1 होगा। इसकी बात करें तो ये भी 5.1 होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। एक और बात याद रखना भाई, आपको ये कंस्ट्रक्ट करना इस तरह से नहीं लिख देना। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया। अगर पेपर के दौरान कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो फील फ्री टू आस्क। आप क्या करेंगे, हमें कमेंट लिखेंगे, वहाँ पे हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, सेट 2 के साथ, और उसमें हम नए पेपर लाएंगे, नया डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।